मोहब्बत आमतौर पर कुदरत का एक ऐसा नायाब तोहफा है जिसे हर शख्स एक बार जिससे रूबरू होता जरूर है। हाँ, ये अलग बात है कि कहीं इकरार होता है तो कहीं इनकार। लेकिन मोहब्बत जब किसी परदेसी से हो तो मामला थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, और जब उसमें मामला एक तरफा का तड़का लगा हो तो बात फिर बिगड़ भी जाती है। और इसी एक तरफा मोहब्बत में एक विदेशी युवती पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। मामला चूंकि विदेशी युवती से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस खबर का एक दूसरा भी आयाम है। एक तरफ सरकारें पर्यटन को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग पर खर्च कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं देश को शर्मसार कर रही हैं। मामला बनारस का है, जहां पर एक घर में रहने वाली रशियन युवती पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। और इस प्रकरण की बुनियाद में चूंकि एक तरफा प्यार का मामला सामने आ रहा है, और लगता भी ऐसा है कि इसी दीवानगी की वजह से देश शर्मसार हुआ है। बनारस हॉस्पिटल, सर सुंदरलाल हॉस्पिटल, पुलिस की हलचल और पर्दे के पीछे झांकते कप्तान साहब। पर्दे के पीछे इलाज हो रहा है उस रशियन युवती का जो एसिड अटैक का शिकार हुई है। ये रशियन युवती पिछले कुछ समय से एक स्थानीय युवक के साथ ही बनारस में रह रही थी। परिवार वालों की नजर में था ये रिश्ता, लेकिन मामला एक तरफा प्यार का जो निकला और युवती एसिड अटैक का शिकार हो गई। 4 बजे सुबह हल्ला हुआ था, तो ग्राउंड फ्लोर पे मैं रहता हूँ, तो दौड़ के मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गया तो मैंने देखा कि मेरा भतीजा जो है, उसकी जो फ्रेंड है, वो रशिया की जो रहने वाली है, वो उसको बर्न था चेहरे पे और कंधे पे, और काफ़ी हल्ला मचा हुआ था। तो उस समय फिर मैंने जल्दी से गाड़ी निकाली और यहाँ पे इमरजेंसी में लेके आए। घर पे ही थी, लेकिन ये हमला बाहर हुआ है, गेट के बाहर हुआ है कि घर में हुआ है, ये पता नहीं है। बनारस एक ऐसा शहर जहां दुनिया भर के न जाने कितने लोग आध्यात्म की तलाश में यहां पर खिंचे चले आते हैं। हजारों संत समाज के आश्रमों में ये पर्यटक शरण भी पाते हैं। कई मामलों में दो अनजाने यहां आकर मिलते हैं और शादी तक करके जाते हैं। लेकिन एसिड अटैक का अपने आप में इस तरह का ये पहला मामला है जब शहर में किसी विदेशी युवती पर तेजाब फेंका गया हो। जिस युवक के साथ ये युवती रह रही थी वो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। ये रसियन महिला है, यहाँ पर एक प्रदीप श्रीवास्तव है, नंदनगर करौंदी में इनके यहाँ रह रही थी और रात में इनके ऊपर एसिड फेंकने की घटना हुई है। और यहाँ वैसे हॉस्पिटल में हैं, ये भर्ती कराई गई हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं जैसा डॉक्टर बता रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, कुछ चीज़ें आ रही हैं सामने, कुछ चीज़ें हैं पता की गई हैं, उनको डेवलप कर लिया जाता है, तो 2-4 घंटे बाद एकदम क्लियर कर लिया। हालांकि तमाम खबरों पर गहनता से पड़ताल जरूरी है, पर जो हादसा हुआ है उससे कई सवाल खड़े हुए हैं जो विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा से जुड़े हैं, प्रशासनिक लापरवाही से भी जुड़े हैं और हाँ, देश की प्रतिष्ठा से भी जुड़े हैं। हो सकता है कि ये पूरा घटनाक्रम महज एक हादसा हो, लेकिन ऐसे हादसे हिंदुस्तान की सेहत के लिए तो कम से कम कतई ठीक नहीं है। आखिरकार ऐसे हादसे हिंदुस्तान की मूल अवधारणा अतिथि देवो भवा को चोट पहुंचाते हैं। के न्यूज के लिए आशुतोष सिंह, बनारस। विदेशी युवती से जुड़ा हुआ है, इसलिए कहीं ना कहीं भारत की छवि भी प्रभावित होती है। और दूसरी बात यह है कि
जिस तरीके से वहां पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, हजारों की तादाद में आते हैं, तो प्रशासनिक कार्रवाई किस तरीके से होती है, प्रशासनिक प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से ये विदेशी जो पर्यटक हैं वो कैसे कैसे घरों में रह सकते हैं, क्या उनका रजिस्ट्रेशन होता है या नहीं होता है, कौन लोग उनके साथ में रहते हैं, क्या इसका वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, बहुत सारी बातें हैं। एक सीरीज ऑफ कह सकते हैं कि प्रोसीजर्स की बात यहाँ पर हो सकती है, लेकिन क्या वो तमाम चीजें फॉलो होती हैं, इनको लेकर भी बात करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहना है वाराणसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश कुल्हरी का, हम सुनते हैं। ये जो सिद्धार्थ जो श्रीवास्तव है, ये थोड़ा मेंटली भी अनस्टेबल टाइप का है। इसको यहाँ पे साइकेट्रिक वार्ड में एक डॉक्टर से इलाज भी चल रहा है ऑलरेडी, जो जैसा कि इसके परिवार वालों ने बताया है। और बात पे तुरंत गुस्सा हो जाता था एकदम। उसी दौरान जो है ये बता रहे हैं कि कल रात में कुछ खास होनी हुई है इनके बीच में, और ये जो हमको एक बिल भी मिला है और कुछ सल्फ्यूरिक एसिड भी हमको वहाँ पे मिला है मौके पे। छत पे ये एसिड डाला गया है जहाँ पे वो रशियन महिला सो रही थी अपने छत पे, अपने कमरे में और बाहर छत पे। और इसमें पूरी संभावना हमको लग रही है कि सिद्धार्थ श्रीवास्तव ने ही वो सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, क्योंकि ये लोग साथ ही ऊपर छत पे रह रहे थे। और इनके परिवार वालों द्वारा भी बताया गया है कि रात से सिद्धार्थ श्रीवास्तव जो है वो गायब है। वो घर से फोन भी जो है घर पे ही पड़ा हुआ है। अब इसमें उनके परिवार वालों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनसे पूछताछ। बहुत सारी बातें यहाँ पर साफ हुई हैं, क्योंकि परिवार वालों की नजर में भी था सिद्धार्थ श्रीवास्तव छत पे रहता था, इसके साथ में रहता था। सिद्धार्थ श्रीवास्तव मानसिक रूप से थोड़ा सा डिसबैलेंस जिसको कहते हैं वो था, उसका इलाज भी चल रहा था और वो इस समय फरार भी है, उसका मोबाइल छत पे ही मिला हुआ है। तो ये तमाम चीजें साफ हुई हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है, जो कि कुछ सवाल हमने पहले उठाए, कि आखिरकार वो कौन से नियम कानून है, कोई अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक है, कौन से घर में रह सकता है, किसके साथ वो रह सकता है, जिसके साथ वो रह रहा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। क्योंकि मामला अगर व्यक्तिगत होता तो एक अलग बात है, मामला अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा हुआ है, देश की इच्छा भी प्रभावित होती है। करोड़ों रुपए सिर्फ इस बात के लिए हिंदुस्तान की सरकारें और उत्तर प्रदेश की सरकारें खर्च कर रही हैं कि ताकि हमारी इमेज अच्छी बने विदेशों में, और इस तरह की एक घटना उन करोड़ों रुपयों पर पानी फेर देती है। हमारे साथ में कई मेहमान मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवी साहब, आपने पूरी खबर देखी है, आपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश कुल्हरी का बयान भी सुना है, सारी चीजें आपके सामने हैं, और मुझे लगता है कि बनारस की स्थितियों से आप भी बहुत बेहतर तरीके से वाकिफ हैं। ये जो इंसिडेंट सामने आया है, ये कितना गंभीर इंसिडेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ अगर दो लोगों का व्यक्तिगत मामला होता तो शायद इस पर रोशनी डालने की इतनी जरूरत नहीं होती। हालांकि एसिड अटैक का मामला है, सरकारें लगी हुई हैं कि एसिड अटैक ना हो, लेकिन फिर भी एसिड अटैक हुआ है, और वो भी विदेशी युवती पर। क्या कहेंगे आप रजा रिजवी साहब? देखिए मनीष जी, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये लंका थाने का मामला है बनारस का, और एसिड अटैक जो है वो एक गंभीर मामला है। दो बातें इसमें निकल के आती हैं, एक तो क्राइम कंट्रोल की और दूसरे टूरिज्म की, क्योंकि क्राइम कंट्रोल पर भी बात होनी चाहिए और टूरिज्म पर, पर्यटक पर भी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। और जाहिर सी बात है, अगर किसी विदेशी महिला के साथ ये अटैक हुआ है, एसिड अटैक हुआ है, तो पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक मैसेज जाएगा कि साहब जो विदेशी महिला बनारस ऐसे नगरी में, जो सबसे पुराना शहर माना जाता है और जहां ज्यादा से ज्यादा पर्यटक आते हैं, क्योंकि बनारस जो है वो एक तरीके से आध्यात्मिक केंद्र है और वहाँ पूजा पाठ के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। आरती वहाँ बहुत अच्छे तरीके से होती है, उसको लोग देखने आते हैं और वहाँ महीनों लोग रुकते हैं, और रुकने के बाद वहाँ जो मनन करते हैं, वहाँ से जो अध्यात्म लेकर के जाते हैं, एक नई ऊर्जा लेकर के जाते हैं। और ज्यादा पर्यटन मैं तो देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो बनारस ज्यादा से ज्यादा लोग जाते हैं। अब जो एसिड अटैक हुआ है, इससे एक मैसेज पूरे जो है दुनिया में जाएगा कि साहब जो है वो बनारस ऐसी नगरी, जो प्रधानमंत्री का जो है वो लोकसभा क्षेत्र है, और दूसरे वो उत्तर प्रदेश को भी नुकसान होगा। अगर पर्यटन का मामला है, अगर पर्यटक कम आते हैं तो उत्तर प्रदेश का भी मामला है। और दूसरा इसमें जो पहलू है, मैं पर्यटक टूरिज्म के बारे में बताऊंगा आगे जाकर के, लेकिन दूसरा जो क्राइम का मामला है, अगर ये क्राइम हो रहा है तो क्राइम कंट्रोल भी होना चाहिए।
होता यह है कि जब कोई क्राइम होता है तो पुलिस बहुत तेजी से अब सिद्धार्थ श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जिसके यहाँ से जो है वो एसिड खरीदा गया, जिसके यहाँ से जो है तेजाब खरीदा गया, उसको भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी तो हो जाती है, गिरफ्तारी तेजी से होती है, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन तेजी से पुलिस वालों की तरफ से नहीं होता कि उनको ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाया जाए कि जिससे वो अपराधी जो है, जो दूसरे अपराध करने वाले लोग हैं, उनके दिलों में दहशत आए कि साहब हमें क्राइम नहीं करना चाहिए। पुलिस क्या होती है, जहां हड़बड़ हड़बड़ हुआ, ऊपर से फोन आया, नीचे से फोन आया कि भाई ये पकड़ो, पुलिस ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद अपनी पीठ भी थपथपाते हैं। लेकिन उसके बाद जो काम होना चाहिए वो काम नहीं होता है, न के बराबर होता है। प्रॉपर एविडेंस नहीं पेश होती है, कोर्ट में जाकर के उसकी ठीक से जो है मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। उससे क्या होता है, एक्यूज छूट जाता है, मुलजिम छूट जाता है। तो जो अपराधी दूसरे अपराध करने वाले नए अपराधी हैं, उनके दिलों में दहशत नहीं आती है और इससे क्राइम बढ़ता है। टूरिज्म के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आप समझिए कि पूरे देश के अंदर 2013 में लगभग 20 मिलियन लोग आए थे और 2014 में 22.57 मिलियन जो है विदेशी पर्यटक आए थे। हम एयर ट्रांसपोर्ट में हम समझिए पूरी दुनिया के अंदर हम 39 नंबर पर हैं। तो हमारा टूरिज्म के व्यवसाय में हम जो है वो 39 मिलियन जो है हम जॉब पूरे देश के अंदर। तो ये जो टूरिज्म का हिसाब किताब है, जो टूरिज्म का आंकड़ा है, इस आंकड़े के हिसाब से अगर पर्यटक हमारे देश में नहीं आएंगे, जबकि सरकारें चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक जो है वो हमारे देश में आए, टूरिज्म हमारे देश में, हमारे जो है टूरिज्म का पैसा बढ़े। टूरिज्म में करना ही क्या होता है भाई, टूरिज्म में करना ही क्या होता है, खाली आपने पब्लिसिटी कर दी, कुछ ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना, वो लोग आएंगे। लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है रजा रिजवी साहब, होटल मुझे लगता है कि जो चीजें दिखने में बहुत आसान होती हैं वो चीजें ग्राउंड रियलिटी से बहुत उसमें मुश्किलें होती हैं। आपने कहा कि टूरिज्म में करना क्या होता है, पूरे के पूरे शहर को, पूरे के पूरे लोगों को, उनकी अपनी आदतों को सुधारना उस टूरिज्म का हिस्सा है। उस शहर को सुधारना टूरिज्म का हिस्सा है। उन गलियों और सड़कों को सुधारना टूरिज्म का हिस्सा है। और लगा के बनारस से लेकर दिल्ली तक उन्हें कोई दिक्कत ना हो, वो टूरिज्म का हिस्सा है। देश के बाहर हिंदुस्तान की इमेज ठीक ठाक हो और वो पर्यटक यहाँ पर कैसे आए, ये टूरिज्म का हिस्सा है। मुझे लगता है कि जो चीजें हमें बहुत आसान दिखती हैं वो चीजें होती बहुत मुश्किल है। और ये एक घटना जो हुई है वो घटना सिर्फ क्राइम का मामला तो यहाँ पर है ही नहीं। दरअसल मुझे जो लगता है वो ये है कि जिस तरीके से वो लड़का इस लड़की के साथ में रह रहा था, तो वो कौन सी वजह थी, किसने परमिशन दी थी कि वो लड़का वहां पर रहे उसके साथ में, या फिर ये लड़की उस घर में रह रही थी, तो क्या ये घर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से इसको सर्टिफिकेट दिया गया था कि इनके यहाँ कोई पर्यटक ठहर सकता है। ये भी सवाल है कि उसके यहाँ उसको लेकर सुरक्षा क्या थी, फिर तेजाब वहां तक पहुंचा तो कैसे पहुंचा, ये कई सवाल हैं और ये बहुत गहनता से इसका विश्लेषण होना चाहिए। ये मामला बिल्कुल भी हल्का नहीं है, क्योंकि एक घटना ने, मुझे लगता है कि अगर रूस की बात करें तो जहां की रहने वाली होगी और जहां तक ये खबर पहुंची होगी, उस पूरे के पूरे शहर में ये हो रहा होगा कि अरे हिंदुस्तान में ऐसा होता है। आप सोचिए, जो 2000 लोग उस शहर से आने वाले होंगे वो रुक गए होंगे और इससे हिंदुस्तान की छवि को तो बट्टा लगा ही है, नुकसान भी हमें बहुत ज्यादा हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद में लौट कर आएंगे। आखिरकार प्रशासन वो बनारस में इतना ढीला क्यों है, सवाल है ये, जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लगातार कई खास मेहमान मौजूद हैं और बात हम कर रहे हैं उस विचारधारा की, या यूं कहें कि हिंदुस्तान की उस विचारधारा की जिसमें अतिथि को हम देवता मानते हैं, अतिथि देवो भवा। लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अतिथि देवो न भवा। वजह यही है कि आप अपने अतिथि के ऊपर तेजाब फेंकते हैं और बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार तेजाब आता कहां से है। बड़ा सवाल यह है कि वो युवती अगर इस लड़के के साथ रहती थी तो आखिरकार किसकी परमिशन थी उस घर में रहने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, और प्रशासन इतना लापरवाह क्यों रहता है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अपने संवाददाता के माध्यम से भी जानने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे संवाददाता से भी बात हो पाए, लेकिन खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। धर्मानंद तिवारी साहब हैं समाजवादी पार्टी से, दया शंकर सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी से, और विशाल हमारे साथ पीआर एजेंसी से मौजूद है, जो कि बताएंगे कि आखिरकार कितना नुकसान होता है, आपकी जो ब्रांड वैल्यू होती है मार्केट में,
हिंदुस्तान एक प्रोडक्ट की तरीके से उस वक्त जब पर्यटन की हम बात करते हैं, विदेशों में हिंदुस्तान एक प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू किस तरीके से घटती है, इन तमाम घटनाओं को लेकर ये हम जरूर जानने की कोशिश करेंगे। धर्मानंद तिवारी जी, बात चूंकि उत्तर प्रदेश की है इसलिए आपसे सवाल ये वाजिब बनता है कि ये जो घटना हुई है, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम सरकारें लगातार ये कहती है कि एसिड अटैक नहीं होने चाहिए, फिर ये एसिड अटैक कैसे सामने आता है, कैसे एसिड वहां तक पहुंच पाता है, कैसे एसिड बिकता है, ये तमाम चीजें हैं। और खासतौर से अगर बनारस का जब हम जिक्र करते हैं तो मुझे तो कम से कम ऐसा लग रहा है इस पूरी खबर को लेकर पुख्ता अभी चीजें हमें करना बाकी है, लेकिन इसको लेकर निश्चित तौर पर लग रहा है कि प्रशासन सुस्त है, चुस्त नहीं है बनारस में। धर्मानंद तिवारी। वाजपेयी जी, जहाँ तक अपराध का सवाल है, इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी प्रवृत्ति और परिस्थिति की होती है। आदमी की प्रवृत्ति कैसी है, इससे जानकारी हो जाती है, मालूम हो जाता है कि आदमी ये अपराधी है, कि उस प्रवृत्ति से भी कुछ लोग अपराधी हो जाते हैं और परिस्थिति की वजह से भी कुछ लोग अपराधी हो जाते हैं। इसलिए इस्लाम में, सनातन धर्म में और कानून में ये बताया गया है कि अपराध रोकना अगर चाहते हैं आप, सही में आपकी इच्छा हो कि हाँ अपराध रुके, तो इसके लिए सबसे पहला फार्मूला जो है या उपाय समझिए कि दीनी तालीम, धार्मिक शिक्षा और सख्त कानून, जब तक ये नहीं बनेगा तब तक अपराध रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कानून से यहाँ तक देखा गया है कि केवल 5% ही अपराध रोका जा सकता है कानून के बल पर, लेकिन दीनी तालीम और सख्त कानून के बल पर अपराध 99% रोका जा सकता है। उसका उदाहरण है, सऊदी अरबिया में सबसे कम पुलिस है, सबसे कम फोर्स है और दुनिया में सबसे कम अपराध सऊदी अरबिया में होता है। इसका कारण यही है कि सबसे पहले दीनी तालीम के माध्यम से लोगों को शिक्षित किया जाता है कि अपराध क्या है, अपराध नहीं करना चाहिए। तो इससे लोगों की मनोवृत्ति, प्रवृत्ति बदल जाती है। कभी कभी कोई, और ज़्यादातर यहाँ से लोग जो जाते हैं सऊदी अरबिया कंट्री में, तो वही लोग देखे होंगे कि पकड़े जाते हैं अपराध में, और जैसा अपराध होता है हाथ काटने का, संसार करने का, तो हमारे यहाँ ऐसा नाटकीय लोकतंत्र है और इतना लचर कानून है। जैसे अभी रिजवी भाई कह रहे थे, कानून में इतनी ताकत, इतनी वो बातें सक्षम नहीं है कि अपराध को रोक पाए। इसलिए अगर अपराध रोकना हो तो इसके लिए प्रबल राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए और इसके लिए दुनिया में केवल एक ही उपाय है, धार्मिक शिक्षा, मॉरल शिक्षा और सख्त कानून। और दुर्भाग्य से हमारे यहाँ, जिसे अभी हमारे साथी ने बताया, दुर्भाग्य से ऐसा लोकतंत्र है। धर्मानंद तिवारी जी, आप वो बात कह रहे हैं जिसका अभी इंतजार हमें सालों करना पड़ेगा। धर्मानंद तिवारी जी, आप जो बात कह रहे हैं उसको लेकर तो मुझे लगता है कि अभी वो शिक्षित होंगे, जब दीनी तालीम होगा, जब धार्मिक पाठशालाएं खुलेंगी, फिर उस तरीके से चीजें होंगी। हमने आपसे आज की स्थिति का जिक्र किया है, मैं सीधे सवाल ये करता हूँ, पाठशालाएं खोलने की बात ही नहीं है। नहीं, आप दीनी तालीम तो घर से शुरू हो जाता है। ठीक है, बचपन की बात मुझे याद है, बचपन एक मिनट केवल बात सुन लीजिए, बचपन की बात मुझे सुन लीजिए, 1 मिनट में, बहुत जरूरी बात है। बचपन में हमने देखा है कि हमारे घरों में, पूरे गांव में एक फोटो टंगा रहता था, उसमें यह दिखाता था कि अगर चोरी करोगे तो यमराज आपका हाथ काट रहा है, जीना करोगे तो ये काट रहा है, डकैती करोगे तो ये काट रहा है। वो प्रभाव, मानसिक प्रभाव पड़ जाता था बच्चों पर। बचपन से ही आदमी अपराध से डरने लगता था। लेकिन अब घरों में क्या हो गया, कहीं हेमा मालिनी का फोटो लग गया, तो कहीं मुमताज का फोटो लग गया, तो कहीं लग गया, लग गया, किसी का मेरा सवाल सीधा सा धर्मानंद तिवारी दिखाई दे रहा है। मेरा सवाल से अपराध, मेरा सवाल सीधा सा ये था कि वाराणसी का प्रशासन जितना चुस्त दिखना चाहिए उतना सुस्त दिख रहा है। और ये सवाल मैं अब संवाददाता आशुतोष सिंह से करना चाहूंगा, जो कि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं।
आशुतोष, कुछ चीजों के बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे, वो ये कि आखिरकार जो पर्यटक आते हैं बनारस में वो किस आधार पर ठहरते हैं? घरों का रजिस्ट्रेशन है, वेरिफिकेशन होता है? उन पर्यटकों के साथ में कोई अगर स्थानीय नागरिक होता है, इन्वॉल्व होता है, तो क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड होता है, उनका बैकग्राउंड होता है? क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान की छवि से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर प्रशासन वहां पर कितना जागरूक, पहला सवाल। और दूसरा सवाल है कि एसिड अटैक हुआ है, एसिड बिकना अपने आप में गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी हैं, फिर ये एसिड पहुंचा कैसे उस घर तक? आशुतोष, जो विदेशी सैलानी होते हैं उनके रहने के लिए पर्यटक विभाग में एक रजिस्टर होता है जो कि मोहल्लों में पेन गेस्ट के रूप में रहते हैं। अब ये जांच की विषय है कि इस घर में रजिस्टर था या नहीं था पेन गेस्ट रखने के लिए। जैसा कि इनके मकान मालिक ने बताया है कि हाँ, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से तक कोई भी बयान नहीं आया है कि उनको वो रजिस्टर्ड कराए थे पेन गेस्ट रखने के लिए। दूसरा सवाल ये था आपका कि एसिड, देखिए कुछ दिन पहले जब सरकार ने ये आदेश दिया था कि एसिड नहीं बिकेंगे तो मार्केट में एसिड बिकना बंद हो गए थे, लेकिन प्रशासन की जो लापरवाही है उसका साफ नजारा है ये कि मार्केट में फिर से एसिड खुलेआम बिकने लगे हैं और उसी का नतीजा है कि इनको एसिड मिला और ये एसिड फेंक करके उनके चेहरों को जला दिया गया। दूसरी एक बात और भी थी कि अगर मान लीजिए पर्यटन विभाग की तरफ से रजिस्टर्ड भी हो गया तो उस घर में जितने लोग हैं रहने वाले, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी दिमागी स्थिति क्या है, क्या उस घर में कोई पागल है, क्या उस घर में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड का है? तो ऐसे में भी तो ये सारी चीजें हैं। फिर उसके आसपास का इलाका कैसा है, तमाम वो चीजें। और फिलहाल जो मामले अभी सामने आए हैं, सिद्धार्थ श्रीवास्तव नाम का वो शख्स जिसने एसिड फेंका, वो मनोवृत्ति उसकी कुछ ऐसी है या वो थोड़ा सा पागल बताया जा रहा है, मानसिक संतुलन उसका गड़बड़ाया हुआ है। ऐसी जगह पे ये युवती रहती कैसे थी? सवाल ये भी है, प्रशासन ने क्या ये नहीं देखा? मैं आपको बता दूं कि बनारस में पर्यटक जो है काफी ज्यादा तादाद पर आते हैं और इसी का पूरा फायदा उठाते हैं यहाँ के घाट किनारे के लोग और पर्यटकों को जो कि पेन गेस्ट बना के अपने घर में रखते हैं। प्रशासन की लापरवाही है क्योंकि प्रशासन ने कभी भी इसकी जांच नहीं की है कि जिन घरों में टूरिस्ट रहते हैं या पर्यटक आते हैं जो रहते हैं वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, और इसके नतीजा है कि आज इनको पर एसिड फेंक दिया गया है। आपको बता दें कि प्रशासन ने ये भी कहा है कि सिद्धार्थ श्रीवास्तव जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त भी बताया जा रहा है। जी, यही तो सवाल मैंने कहा कि अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो ये युवती के साथ रह कैसे रहा था? और अगर ये प्रशासन ने ही अगर ओके किया हुआ था तो फिर मानसिक विक्षिप्त को कैसे ओके कर दिया? ये भी कई तमाम चीजें हैं जिनको लेकर जानना बहुत जरूरी है। शुक्रिया आपका आशुतोष। जो बातें हम समझना चाह रहे थे वो हमारी समझ में आ भी गई हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद भी लौटकर आएंगे दयाशंकर सिंह जी के पास में कि आखिरकार ये तो क्षेत्र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र है और उनके क्षेत्र में अगर कोई भी घटना होती तो बतौर सांसद तो जिम्मेदारी बनती है शहर अच्छा रहे, इसको लेकर तो प्रधानमंत्री काफी कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर कभी राज्य सरकार से बात करते हैं? सवाल है, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। और खबर बनारस की है लेकिन चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। वजह भी साफ है कि बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वैसे भी ऐतिहासिक महत्व है और अब तो राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्व का शहर है, संसदीय क्षेत्र है। हमारे साथ लगातार कई खास मेहमान मौजूद हैं। सवाल अब सीधे दयाशंकर सिंह जी से। दयाशंकर जी, जो कुछ होता है बनारस में उसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में होती है। मामला चूंकि कानून से जुड़ा हुआ है, अपराध और कानून का जो मामला है उसको लेकर भी है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीजें हैं जिसको कि आप लोग भी छोड़े हुए हैं। क्या लगता नहीं कि आप लोगों को भी थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए? बनारस में अपराध और कानून का अगर मामला आता है तो आप सरकार से सवाल जवाब कर सकें। ये सही है कि प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूएंसी है बनारस, लेकिन कानून व्यवस्था ये उत्तर प्रदेश सरकार का विषय है और कोई भी विदेशी पर्यटक आता है तो केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, बनारस तो पूरे दुनिया के पर्यटन के नक्शे में है और वहाँ कोई विदेशी पर्यटक आता है तो उसके लिए
LIU होती है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, जो विदेशी लोग आते हैं वो किस तरह से रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनकी गतिविधियाँ क्या है, ये प्रदेश सरकार का विषय है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है, जो सूचना का तंत्र है, ये फेल है। क्योंकि कोई विदेशी पर्यटक कहीं आकर के रह रहा है, किसके यहाँ रह रहा है, किससे मिल रहा है, ये इन लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी। और ये जो घटना हुई है बहुत ही शर्मनाक है, हम सब के लिए बहुत दुखद है। और केवल जो है बनारस के लिए ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए ये दुखद है। क्योंकि बनारस दुनिया के पर्यटन के नक्शे में है, बहुत सारे देशों से लोग जो है बनारस में आते हैं। नहीं, मसला ये है ना दयाशंकर जी, मातम ना मनाइए चाहिए। और दयाशंकर जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं बहुत दुखद है, बहुत शर्मसार करने वाली। मेरा सवाल सीधे से था कि आप लोग ऐसे सरकार के भरोसे क्यों छोड़ रहे हैं चीजों को? आप लोग क्या कर रहे हैं? आपके संगठन के लोग क्या कर रहे हैं? अपराध की स्थिति वहां पर अगर बिगड़ रही है तो आप उसको संज्ञान में क्यों नहीं लेते हैं? हमने देखा है कि राजनाथ सिंह भी चुप रहते हैं मामलों को लेकर, और खासतौर से बनारस की जब हम बात करें चुप रहते हैं। वो दादरी कांड पर रिपोर्ट तलब करते हैं, लेकिन इसको लेकर अगर हम कहें तो राजनाथ सिंह चुप रहते हैं। हमने काशी के जो वो रात की घटना हुई, जब लाठियां चली, हमने वो भी घटना देखी, उस पर भी राजनाथ सिंह चुप रहे। हम ये भी घटना देख रहे हैं, उस पर भी चुप रहते हैं। लेकिन दादरी वाले पर रिपोर्ट मांगते हैं वो। ये तो सीधा सीधा उनका जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों का लेकर है। क्यों खामोश रहते हैं आप? अभी तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, तो आप लोग आरोप लगाते हैं कि जो है केंद्र सरकार प्रदेश पर जो है कई तरह से जो है बंदिशें लगाती हैं। और यदि हम लोग से आप जो कह रहे हैं कि माननीय राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री, भारत सरकार यदि अभी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के अभी करने लगते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि अननेसेसरी जो है प्रदेश सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश होती है। और आज पूरे प्रदेश के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। उत्तर प्रदेश के मंत्री और विधायक जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, खुद ही अपराध में लिप्त हैं। और इसलिए कानून नाम की कोई चीज ही नहीं है। और ये आने वाले दिनों में ये प्रदेश की जनता बताने वाली है इनको कि कानून के आधार पर किस तरह से आप क्या बता रहे हैं ये बताइए। और बात ये विदेशी पर्यटक की है, इसलिए मैं उसको नहीं जोड़ना चाहता हूँ। अभी आप क्या बता रहे हैं हमारे दर्शकों को, ये बताइए। कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ के जो लोकल LIU के लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, जो जिनकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई हो। क्योंकि कोई विदेशी पर्यटक आता है और इस तरह के वो आहत होता है, तो ये प्रदेश सरकार का विषय है, यहाँ के जो खुफिया तंत्र है उसका विषय है। ऐसे अधिकारियों को इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और आपने बयान देके इतिश्री कर ली। मैंने आपसे सवाल सीधा किया हुआ था कि आपके संगठन के लोग, आपके कार्यकर्ता आखिरकार किस लिए हैं, वो आपको क्या खबर देते हैं, आप किस तरीके से सरकार पर प्रेशर बनाते हैं। सवाल ये है, बयान देके चीजों को छुटकारा पा लेना ये कोई मुझे लगता है कि हल नहीं है। चलिए, हम आएंगे पास आपका जरूर। विशाल मिश्रा हमारे साथ लगातार मौजूद है। खास तौर से यहाँ पर बात ब्रांड हिंदुस्तान की हो रही है, यहाँ पर बात ब्रांड मोदी की भी हम कर सकते हैं। ऐसी तमाम घटनाएं किस तरीके से नुकसान पहुंचाती हैं और इस नुकसान को भरपाई करने में कितना वक्त लगता है, विशाल मिश्रा हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए वाजपेयी जी, इस तरह की घटनाओं की भरपाई करने में एक PR एजेंसी को या कोई भी ब्रांड मैनेजमेंट कंपनी को बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। आप अगर देखें कि खास बात यह है कि इस वर्ष अगर हम इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की बात माने कि करीब 200 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, उसके प्रमोशन के लिए। और इस बार जो हमने ध्यान रखा कि हमारा जो भी टारगेट ऑडियंस है या जो हमारा टारगेट देश है, उनमें रशिया भी था। अब आज जो ये घटना हुई है, ये एक रशियन लड़की के साथ हुई है। जो उसका इम्पैक्ट जाएगा, आप लाख प्रयास कर लें, आप लाख प्रमोशन कर लें, हमारी लाख मेहनतें इस तरीके की चीज़ों के बावजूद धरी की धरी रह जाती हैं। आप ब्रांडिंग पे अरबों पैसा खर्च कर चुके हैं। 2008 से आपने अपने इनक्रेडिबल इंडिया प्रोजेक्ट को आप लाए, आप अलग अलग तरीके के प्रमोशंस होते हैं, आमिर खान साहब आते हैं और अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं। लोग हम इस तरीके के इवेंट प्लान करते हैं, इस तरीके के एड प्लान करते हैं कि पब्लिक
एक तरीके से आत्मसात कर ले हमको, हमसे जुड़े। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम कई पायदान पीछे चले जाते हैं। अब उसके लिए कौन जिम्मेदार है, राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं या केंद्र सरकार जिम्मेदार है, ये बहुत ही अलग विषय है। लेकिन अगर हम कोई प्रोडक्ट पेश कर रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को की अच्छी पैकेजिंग के बाद उसके अंदर का सामान अच्छा होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी तो दोनों सरकारों की है। आप इनक्रेडिबल इंडिया की बात छोड़ दें, हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का एक प्रोजेक्ट है जिसको आपने देखा होगा लास्ट ईयर, हेरिटेज आर्क, इसमें बनारस भी आता है। क्या उस पर इंपैक्ट नहीं होगा? बहुत सारा पैसा हम खर्च कर रहे हैं, बहुत सारे हम फॉरेन टूरिस्ट को बुलाते हैं और टूरिस्ट ऑपरेटर्स को बुलाते हैं कि हमारे यहाँ टूरिस्ट फ्लो हो। हमारा 6% से ऊपर टूरिज्म का जीडीपी में योगदान है। लेकिन क्या इस तरह की घटनाएं होंगी तो क्या ये जारी रह पाएगा? तो मुझे तो नहीं लगता है कि हम बहुत जल्दी इसको रिकवर कर पाए। ये बहुत ही खेद का विषय है। जी रजा रिजवी साहब, अगर ये रिकवर नहीं कर पाएंगे तब तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी रिकवर हो इन चीजों के लिए। और जैसा खुद विशाल ने कहा कि जिन कंट्रीज को हमने टारगेट किया था उसमें रशिया भी है। इस घटना से निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचा है। लेकिन क्या पर्यटन को लेकर मुझे लगता है क्या सरकारों के बीच राजनीति होती है? क्योंकि ये तो मामला हिंदुस्तान का है, इसमें उत्तर प्रदेश का भी फायदा है और उत्तर प्रदेश जब बनेगा तो हिंदुस्तान बनेगा। क्या इनको लेकर भी राजनीति होती है? कम से कम दयाशंकर जी की बातों से हमको ऐसा लगा ही कि इन्होंने कहा कि भाई ये तो आप कहेंगे कि सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश है। ये किसने कहा? मुझे तो कभी समझ में नहीं आता है। सरकारें अपने हिसाब से रिपोर्ट मांगती हैं। प्रॉब्लम इस बात की है, आपत्ति इस बात की है कि दादरी कांड पे तो आप रिपोर्ट मांगते हैं, लेकिन काशी में जो कुछ हुआ, रात में लाठियां चली, उसको लेकर आपने रिपोर्ट नहीं मांगी। उसके बाद में जो गाजीपुर के एडीएम से जो जांच करवाई गई उसकी रिपोर्ट क्या आई? सार्वजनिक नहीं हुई। किसको दोषी ठहराया गया? सार्वजनिक नहीं हुआ। आज जो घटना हुई है इस पे कोई केंद्र सरकार ने कोई मांग नहीं की, कोई कार्रवाई, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, जबकि ये मामला इंटरनेशनल रिलेशन का है। रजा रिजवी साहब, आपत्ति इस बात पर है, राजनीति ये है। जी आपत्ति इस बात पर है, राजनीति ये है। नहीं मनीष भाई, आपने जो है बहुत ही महीन बात और बहुत ही बारीक बात आपने पकड़ ली कि भाई वहां बीजेपी का संगठन है, बीजेपी के लोग हैं वहां। और जब अगर ऐसी बात हो रही थी, देखिए प्रधानमंत्री जी इस समय विदेश में हैं, लंदन में हैं, और मामला हिंदुस्तान के अंदर एक विदेशी महिला के साथ है। तो ये बात प्रधानमंत्री के साथ विदेश में भी जर्नलिस्ट उठा सकते हैं कि साहब ऐसा है कि आपके देश के अंदर विदेशी पर्यटक जो वहां गई है उसके साथ जो है एसिड अटैक किया गया। तो आप ये बताइए, आपके देश में, आपके मुल्क में, आपके कंट्री में कैसे विदेशी पर्यटक जो है सुरक्षित रह सकता है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है और गृह मंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आपने बहुत महीन बात और बहुत अच्छी बात मनीष जी उठाई है कि भाई वहां एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पर आपके कार्यकर्ता हैं। अगर ऐसी बात आई थी, और ये सही है कि LIU जो लोकल इंटेलिजेंस है, कोई भी विदेशी पर्यटक आता है तो सबसे पहले एंट्री उसकी जो है, उसका पासपोर्ट ले जा करके वो LIU ऑफिस में जाता है और LIU ऑफिस में उसकी पूरी एंट्री होती है। और एंट्री होने के बाद वो कहाँ टिकता है वो बताता है कि बस साहब हम इस होटल में टिकेंगे, हम इस रेजिडेंस में रहेंगे, हम इस रिश्तेदार के यहाँ रहेंगे, हम अपने भाई के यहाँ रहेंगे, या हम 5 स्टार में रहेंगे, या हम पेइंग गेस्ट में रहेंगे। वो पूरा अपना हिस्ट्री ठहरने का देता है। तो LIU लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की ये जिम्मेदारी भी थी कि उस विदेशी पर्यटक महिला जहां टिकी है उसकी निगरानी होनी चाहिए कि वो कहां टिकी है, क्योंकि महिला आई थी, नौजवान महिला थी, कोई बुजुर्ग महिला नहीं थी। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उस पर ध्यान देते और उसको उसकी जो है निगरानी रखते। अब आप समझिए, यहाँ पर भरपाई करनी पड़ेगी तभी विदेशी पर्यटक हिंदुस्तान में आएंगे, और इसका केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को ये भरपाई करनी पड़ेगी कि जिसने ये अटैक किया है तो पूरा मैसेज पूरी दुनिया में दे कि अटैक करने वाले पर हमने ये कार्रवाई की है। और अगर उत्तर प्रदेश में और हमारे देश में कोई भी विदेशी पर्यटक के साथ एसिड अटैक होगा तो हम उस अपराधी को छोड़ेंगे नहीं और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि देश के अंदर किसी भी विदेशी पर्यटक के साथ कोई नाइंसाफी, कोई गैर कानूनी काम ना हो सके। ये मैसेज अगर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार देगी तब जो है विदेशी पर्यटक हिंदुस्तान में आएगा। नहीं तो जाहिर सी बात है कि रशिया में ये मैसेज गया,
रशिया के लोग तो डर में सहमे होंगे कि साहब मैं अपने बच्चों को कैसे जो है हिंदुस्तान में भेजूं जहां जो है एसिड अटैक हो जाता है। ये सही है कि जो महिला थी, जो रशियन महिला थी, उसका जो है वीजा समाप्त होने वाला था, इसलिए हो सकता है कि वन साइड जो है लव हो, एक पक्षीय प्रेम हो, और हो सकता है वो जाना चाहती होगी क्योंकि वीजा समाप्त हो रहा है। तो इस व्यक्ति ने, सिद्धार्थ ने एसिड डाल करके, हो सकता है, अब कहा नहीं जा सकता, ये तो जो है वो कानून का मसला है और जांच का मुद्दा है, लेकिन उसका जो है वीजा खत्म हो रहा था उस विदेशी महिला का, और सिद्धार्थ ने हो सकता है इसी कारण किया है। अब अगर मैसेज केंद्र सरकार अच्छे तरीके से नहीं देते इस मामले में, तो विदेशी पर्यटक, खासकर महिला पर्यटक, हिंदुस्तान में आने में घबराएंगी और अकेली आने में घबराएंगी। ये सही है कि प्रधानमंत्री जी इस वक्त विदेश में हैं और गृह मंत्री जी पावरफुल हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, लखनऊ के हैं, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। नहीं, गृह मंत्री उससे पहले राजनीतिक भी हैं। गृह मंत्री मनवर रजा रिजवी साहब, गृह मंत्री उससे पहले राजनीतिज्ञ भी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हुआ करते थे। लखनऊ जब वो चुनाव लड़े तो फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी के अशोक वाजपेयी का टिकट भी बदलवा दिया था, अभिषेक मिश्रा को लड़वा दिया था। ये भी तमाम बातें में ध्यान में रखनी होंगी। वो समाजवादी पार्टी की सरकार की कितनी आलोचना कर सकते हैं, कितनी समाजवादी पार्टी से अपने रिश्ते खराब कर सकते हैं, वो भी तमाम बातें हैं। एक इंसान ही तो है वो, और इंसान के अंदर जज्बात अगर अपनी पार्टी के लिए भी है तो हमारी सहायता करने वाले लोगों के लिए भी जज्बात होते हैं। आखिरकार उन्हें हम दुश्मन कैसे मान सकते हैं जो चुनाव जीतने में हमारी मदद किया करते हैं। चर्चा चल रही जो कुछ बनारस में हुआ, वो सिर्फ बनारस की घटना हम नहीं मान सकते। हम मान सकते हैं कि हिंदुस्तान इससे शर्मसार हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। और 200 करोड़ का ब्रांड इनक्रेडिबल इंडिया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को ब्रांड बनाने के लिए इतने का टेंडर होता है, इतना पैसा खर्च किया जाता है, और एक घटना से पूरा का पूरा माहौल बदल जाता है। हमारे साथ खास मेहमान लगातार मौजूद धर्मानंद तिवारी समाजवादी पार्टी से हैं, और जब इस घटना का जिक्र किया तो उन्होंने पूरा का पूरा एक दर्शन समझाया, किस तरीके से नैतिकता का पतन हुआ है, किस तरीके से अपराध बढ़ा है, और उनकी बातों से इत्तेफाक भी रखा जा सकता है। लेकिन जमाना इंस्टेंट है, जमाना व्हाट्सएप का है, जमाना फेसबुक का है, और उसमें अब इस वक्त क्या हो सकता है वो बहुत जरूरी है जानना और समझना। धर्मानंद जी, आपने बहुत सारी बातें कही और उस बातों से इत्तेफाक रखा जा सकता है, 100% रखा जा सकता है, लेकिन आपकी बातों को लेकर अगर आगे बढ़ा जाए तो इट विल टेक टाइम, यानी कि थोड़ा वक्त लगेगा चीजों को ठीक होने में। ठीक होंगी, लेकिन आज इस वक्त बनारस के जो हाल हैं उसको लेकर आपका अपना क्या कहना है? जब मैंने ये कहा कि प्रशासन को जितना चुस्त दिखना चाहिए, प्रशासन उतना सुस्त दिख रहा है, इस पर आपका कमेंट हम चाहेंगे। इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? ऐसा है कि मुख्यमंत्री खास करके महिलाओं के मामले में, स्त्रियों के मामले में, महिलाओं के मामले में इतना सीरियस हैं कि उन्होंने महिलाओं की रक्षा के लिए तुरंत उनकी रक्षा हो और पुलिस एक्टिव हो जाए, पुलिस एक्शन ले ले। 1090 का ये किया, तुरंत उस पर फोन कीजिए, तुरंत पुलिस पहुंचेगी। मैक्सिमम कोशिश हमारी सरकार और हमारा मुख्यमंत्री मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम इस तरह आप मुख्यमंत्री की बातें मनवर धर्मानंद तिवारी जी, धर्मानंद तिवारी जो बातें आप कह रहे हैं उसको हम भी इस चैनल के माध्यम से कम 10वीं बार कह चुके हैं। 1090 को लेकर तमाम जोन के आईजी को लेकर बैठकर हम चर्चा कर चुके हैं जो कुछ आपकी सरकार कर रही है, लेकिन बदनाम तो आपके दरोगा, आपके कप्तान कर रहे हैं आपको, बदनाम तो आपके कांस्टेबल कर रहे हैं आपको, बदनाम तो आपके जो एसएसआई हैं, थानेदार हैं, वो कर रहे हैं आपको। उन पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उन पर कैसे लगाम लगा रहे हैं? आज जो कुछ हुआ आपको कहीं कोई फेल्योर नहीं लगता बनारस में जो कुछ हुआ? कि एक तो सवाल है बहुत दुखद है। ये सारे लोग कहते हैं, हमारे साथी छोटे भाई दयाशंकर ने भी कहा बड़ी शर्मनाक बात है, रिजवी भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं। मेन बात यह है कि पुलिस आती है नौकरी करने के लिए। देखिए, जो हम अपनी सरकार के पक्ष में और विरोध में बोलना है कि हमारा मकसद नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि अपराध रुके, अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीज़ें ठीक हो जाए, तो ये कही फार्मूला है, स्मैश द ओल्ड मशीनरी, स्मैश द ओल्ड मशीनरी। ये सिस्टम जो हमारा है, ऊपर से बात जाएगी, नीचे जाते 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 सिपाही पर चली जाएगी, वहाँ सब चौकीदार पर चली जाएगी, बात वहीं को वहीं रह जाएगी। इसलिए इस सिस्टम को स्मैश करके पब्लिक पार्टिसिपेशन,
पीपुल्स पार्टिसिपेशन जब इस कामों में होगा तो अपराध रुकेगा। बनारस के लोग, आप केवल समझते हैं कि टूरिस्ट जाते हैं वहाँ। दयाशंकर हमारे जिले के बगल में, दोनों जिला है इनका, यूपी में भी है बिहार में भी है। मोक्ष की बात एक होती थी कि मरने के 6 महीना पहले, साल भर पहले ये होता था कि बनारस जाके अगर आपकी मृत्यु होती है तो बड़े बड़े राजा महाराजा भी जीवन के अंतिम क्षणों में बनारस जाते थे कि यहाँ पर अगर हमारी मृत्यु होगी तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। केवल टूरिस्ट के लिए बनारस मशहूर नहीं था। बनारस में कई बातें ऐसी हैं जैसे कि सारे लोग भी जानते हैं। ठीक है धर्मेंद्र तिवारी जी, बनारस के महत्व को लेकर हम बात नहीं कर रहे हैं, बात हम प्रशासन को लेकर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। तो जवाब प्रशासन को लेकर अपराध के बिल्कुल खिलाफ है। अपराध के खिलाफ जितना सख्त आपका प्रशासन है, लेकिन जैसे आपने कहा कि सिपाही हो, पुलिस हो, दरोगा, वही तो जो आप कह रहे हैं वही तो मैं कह रहा हूँ। लाख प्रयास करने के बाद भी कुछ सिरफिरे हो जाते हैं। वो लड़का उसके साथ रहा, उसके घर में रही और वो दीवानापन में आ गया, पागल हो गया। पागलपन, दीवानापन, पागलपन का एक रूप ही होता है। जब प्रेम में आदमी पागल हो जाता है, लाला मजनू का किस्सा पढ़े ही होंगे, आप देखे ही होंगे, सुने ही होंगे। विशाल मिश्रा जी पागल हो जाता है प्रेम में। विशाल मिश्रा जी पागल हो गया। विशाल मिश्रा जी, ये हो सकता है कि उसकी गंभीरता को हमारे राजनेता समझते हों, लेकिन जो संबंध है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जो छवि बनाते हैं वो लोगों के दिलों में बनाते हैं और आप उसको हुनर को जानते हैं। राजनेता राजनीति के चक्कर में, ब्रेक पर जाने से मैंने पहले यही कहा था कि राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो एक इंसान भी हैं। वो ये जानते हैं कि पार्टी के प्रति भी तो हमारे कर्तव्य हैं, लेकिन जो हमसे जुड़े हुए हैं पर्दे के पीछे, उनके प्रति भी हमारे कर्तव्य हैं। इस राजनीति के चक्कर में देश का कितना कबाड़ा हो रहा है विशाल मिश्रा जी, और खास तौर से हिंदुस्तान की छवि कितनी प्रभावित हो रही है विशाल मिश्रा? देखिए, छवि तो जितनी खराब हो रही है वो उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। भारत की छवि खराब हो रही है, प्रदेश बाद में आता है, पहले भारत आता है अगर हम दूसरे देशों की बात करें तो। और अगर इसकी भरपाई करनी, जैसा आप लोग बहुत देर से सोच रहे हैं कि भरपाई कैसे होगी, भरपाई कैसे होगी, तो बुराई की भरपाई अच्छाई से ही हो सकती है। आप अच्छे काम करें, आप ब्रांडिंग एजेंसी को इस तरीके के काम सौंपे, भाई इसको प्रमोट करें। अभी आपने बात की थी कि इसका इंस्टेंट क्या होना चाहिए। इंस्टेंट के लिए आपको फेसबुक है, ट्विटर है और भी सोशल मीडिया है जिसका आपको प्रयोग करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको ऐसी चीजें देनी चाहिए जिसको हम प्रमोट कर सके, वरना छवि खराब होती जाएगी। कभी दादरी के मुद्दे पे, कभी किसी के मुद्दे पर, फिर हमारा मेक इन इंडिया हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो धरा का धरा रह जाएगा। और पर्यटन अगर कम हो गया तो आपको लॉस बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं आप जब जिंदगी जीते हैं, आप कोई भी काम करते, चाहे महंगी गाड़ी खरीदते हो, चाहे कोई भी काम करते हो, बेसिकली आप चाहते हैं कि आपकी छवि अच्छी बने, आपकी इमेज। दुनिया में एंड ऑफ द डे हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी इमेज अच्छी बनी रहे। पैसा एक टाइम के बाद सेकेंडरी हो जाता है, तो जब आपकी इमेज गड़बड़ हो जाएगी तो उसके बाद तो कुछ नहीं है। देश के मामले में भी इमेज बहुत जरूरी है, हमारी इमेज अच्छी होनी चाहिए। सरकारें मिलकर काम करें, किस पार्टी की सरकार देश में है, किस पार्टी की सरकार केंद्र इस राज्य में है, ये झगड़े हमको भूलने होंगे, हमको आरोप प्रत्यारोप का दौर हटाना होगा। क्योंकि देश सर्वोपरि है, देश ही सर्वोपरि रहेगा, कोई राजनीतिक पार्टी सर्वोपरि नहीं हो सकती। जी धर्मेंद्र जी, एक बात का कि मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, समय भी खत्म हो रहा है जी, कि एक सेकंड में अपनी बात रखूंगा, इसी में सब सफाई हो जाएगी। ये एक शेर के माध्यम से, उम्र भर ये गालिब, ध्यान से सुनिएगा, उम्र भर ये गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यही हमारे देश में हो रहा है। अपने चेहरे पर धूल लोग साफ न करके दूसरे का आईना साफ कर रहे हैं। ये काम आप भी कर रहे हैं और ये काम दूसरे भी कर रहे हैं धर्मानंद जी, ये काम आप भी कर रहे हैं और ये काम दूसरे भी कर रहे हैं। सारे के सारे वही हो गया है। किसी को गम नहीं कारवा का क्या हुआ, इसी में उलझा है। गम नहीं कि कारवा का क्या हुआ, लड़ाई इस बात की है सरदार कौन होगा। रजा रिजवी साहब, जो शेर इन्होंने पढ़े हैं उसके बाद तो थोड़ी सी नाउमीदी से पैदा हुई है, नाउमीदी से पैदा हुई है। हाँ। मुझे लगता है कि क्या यही सब होता रहेगा क्या? जी, नाउमीदी से पैदा हुई है। मुझे लगता है कि क्या यही सब होता रहेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले राजनीतिक जब ये मामले आते हैं तो इस पे राजनीतिक लोग जो हैं, जो बड़े पदों में बैठे हैं, उनको सबसे पहले सामने आना चाहिए
और बहुत देर में आते हैं और बड़ा देर हो जाता है राजनीतिक पद पे जो ऊपर के लोग बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार में हो या और स्टेट में हो, उनको आकर के सबसे पहले बयान देना चाहिए। और वो बयान जब इतनी देर में देते हैं कि उसका जो एक जो है मौका होना चाहिए, महल होना चाहिए, वो निकल जाता है। तो इसलिए जरूरत इस बात की थी कि राजनाथ सिंह गृह मंत्री हैं, उनको आकर के बयान देना चाहिए और पूरे देश के सामने कहना चाहिए आकर। चलिए, मुझे लगता है कि जब रशिया से कोई सवाल जवाब होगा और उसके बाद में दिल्ली में जाहिर करते हैं, मुझे लगता है जब रशिया से कोई सवाल जवाब होगा, अगर उनके राजदूत सक्रिय होंगे, उसके बाद में सरकारें हिलेंगी, उसके बाद जवाब सवाल होंगे, तब कहीं जाके गृह मंत्री, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की आवाज आएगी, बातचीत हमारे सामने आएगी। फिलहाल तो अगर ये मामला यूं ही निपट जाए तो बेहतर है, वैसे भी हर मामले से बचा जाए तो बेहतर देर हो जाएगा। अगर पहले से पहल हो जाए, चलिए अच्छी बात है। उम्मीद हम ये करते हैं, उम्मीद ये हम करते हैं कि जो ये माना जाएगा कि भाई इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत ही एक्टिव है और उसने अपने विशाल ने जो एक बात कही है, विशाल ने जो एक बात कही है वो ये कि ये फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल का जमाना है, तो मुझे लगता है कि सरकारें जो कार्रवाई करें, जो अच्छी कार्रवाई करें, उसको भी प्रचारित करें। जैसे कि ये खबर बाहर आई है कि भाई सिद्धार्थ ने तेजाब डाला, तो दूसरी खबर ये भी आनी चाहिए कि सिद्धार्थ के ऊपर क्या कार्रवाई हुई और कितनी कड़ी कार्रवाई हुई, ये भी बात यहाँ पर सामने आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। रजा रिजवी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, धर्मानंद तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और दया शंकर जी आपका भी शुक्रिया, विशाल आपका भी शुक्रिया। फिलहाल निश्चित तौर पर हम ये बात मानते हैं कि बहुत जमाने लग जाते हैं एक आशिया को बनाने में। ये एक शेर कहा है बशीर बद्र साहब ने, और उन्हें तरस भी नहीं आता बस्तियां जलाने में। हालांकि चीज दूसरी है, लेकिन एक ब्रांड वैल्यू के हिसाब से ये शेर हमने पढ़ा है। बहुत मुश्किल होता है अपनी छवि को बनाना, और एक हल्का सा दाग, एक हल्की सी घटना ही उस छवि को तार तार कर देती है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार इस बात को समझे, प्रशासन इस बात को समझे और उसके ऊपर कार्रवाई जरूर करे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।